ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, बनाने के क्या औचित्य है, इत्यादि बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज तो हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि विद्यार्थियों को हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बच्चे रटते रटते फाइनल अकाउंट में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वह समझने की बातों को ही छोड़ देते हैं, या यूँ कहें कि वह समझना ही नहीं चाहते। फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो आज तक आपके नज़र में नहीं आया हो, जो किसी ने आपको बताया नहीं हो, किताब ने स्वयं आपको समझाया नहीं हो, हम उन बातों की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको फाइनल अकाउंट बनाना भी एक अच्छी तरह से समझाएंगे। स्वाभाविक रूप से हमने कहा है कि मैं बच्चों को इतना मजबूत कॉन्सेप्ट दूंगा कि मेरे द्वारा किसी हिसाब को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात छात्र चाहे तो इस मजबूत कॉन्सेप्ट के आधार पर स्वयं ही हिसाब को हल कर सकते हैं। ये साधारणतः प्राय विद्यार्थी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद एक शेष आता है, उन शेष को हम अपने ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं और तब उसी ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं? सपोज दैट हम यहाँ पर एक सैलरी अकाउंट का एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, खाते के दो भाग, हमको कोई अमाउंट, डेट इत्यादि नहीं, 30 एक का हम एक खाता खोल दिए। आप जब भी देखिएगा तो इसका CD बैलेंस इधर होगा, जिसको हम BD बैलेंस इधर लाते हैं। दैट मीन्स सैलरी अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है। और हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पर नेम ऑफ द अकाउंट लिखते हैं और यहाँ सैलरी लिखते हैं और यहाँ पर डेबिट में राशि लिखते हैं। मीन्स हम कुछ नहीं करते। खातों के शेष को एज इट इज हम अपने ट्रायल बैलेंस में रख देते हैं। इसके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दैट मीन्स यहाँ के डेबिट बैलेंस ऑफ सैलरी को हम ट्रायल बैलेंस में उठा कर ले जाते हैं और सैलरी को डेबिट भाग में लिखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या आपने किसी प्रकार के नियमों का प्रयोग किया? तो स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर ना। तो इस प्रकार से हर खाते के शेष को हम अपने ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। ये तो हुआ खाता से ट्रायल बैलेंस बनाने की कहानी। तो ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों है, पहले भी बता चुके कि ट्रायल बैलेंस कोई अनिवार्य नहीं है, अर्थात ये एक प्रकार का विवरण है। इस विवरण को बना लेने से हमें फाइनल अकाउंट बनाने में सुविधा होती है। तो कहा जाता है कि तलपट, जस्ट लाइक ए समराइज्ड ऑफ द बैलेंस ऑफ अकाउंट। तलपट कुछ नहीं होता है, खातों के शेष का एक सारांश होता है। खातों के शेष का एक सारांश होता है, अर्थात खाते जो अन्यान पृष्ठों पर पाए जाते हैं, अन्यान पृष्ठ पर पाए जाते हैं, तो सीधे इस अन्यान पृष्ठ के आधार पर फाइनल अकाउंट बनाना एक कठिन काम होता है। इसलिए हम एक सादे कागज पर एक तलपट की रचना कर लेते हैं। एज इट इज मीन्स जिस प्रकार खातों के शेष है, उसी प्रकार एज इट इज हम एक पन्ने पर, एक सादे पन्ने पर डेबिट और क्रेडिट शेष लिख देते हैं। कोई बहुत बड़ा काम हम नहीं करते और उसी ट्रायल बैलेंस को देख देख कर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? खातों के शेष का एक सारांश है, अर्थात इसीलिए इसको हम तीसरे स्टेप के रूप में हम समराइज्ड भी कहते हैं। पहला स्टेप रिकॉर्डिंग का होता है, दूसरा स्टेप क्लासिफिकेशंस का होता है और तीसरा स्टेप समराइज का होता है। और इसके बाद चौथा स्टेप एनालिसिस का होता है। दैट मीन्स यह फाइनल अकाउंट जो हम बनाएंगे, दैट इज द एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
इसको ही हम कहते हैं विश्लेषण की क्रिया, कि वर्ष भर में हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं एज ए रिजल्ट के रूप में हमको क्या प्राप्त हुआ, लाभ हुई अथवा हानि हुई इत्यादि को जानने के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तत्पश्चात फाइनल अकाउंट बना लेने के बाद भी एक इंटरप्रिटेशंस की क्रिया होती है और उस इंटरप्रिटेशंस के अंतर्गत हम कमेंट लिखते हैं कि हम वर्तमान स्थिति व्यापार का क्या बता रहा है। दैट मीन्स ये हमारे फेवरेबल की ओर है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे हैं या डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे हैं। दैट इज द इंटरप्रिटेशंस। इसको हम निर्वचन की क्रिया कहते हैं। अब आइए, कोई भी किताब आप देख लीजिए, कोई भी किताब, चाहे छोटा से छोटे राइटर का, बड़ा से बड़े राइटर का, हमेशा फाइनल अकाउंट के 2 अध्याय बनाए गए। 2 अध्याय, 2 चैप्टर के रूप में इसे बनाया गया। एक को कहा जाता है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और दूसरे को कहा जाता है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट होते क्या है, क्यों तलपट के नीचे आते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। एज ए चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो काफी अहम है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा तलपट के नीचे ही क्यों पाया जाता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को तलपट में लाना है तो हमें क्या करना चाहिए। अन्य जितने भी एडजस्टमेंट हैं वह तलपट के बाहर ही क्यों होते हैं। क्या ये सारे एडजस्टमेंट को हम तलपट में नहीं ला सकते हैं? तो हमारा उत्तर सिर्फ इतना ही होगा कि हम सब काम कर सकते हैं। दैट मीन्स ये ट्रायल बैलेंस को विदाउट ए सिंगल एडजस्टमेंट, बिना किसी एक एडजस्टमेंट के भी हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं और उस ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ नहीं होगा। तो इसको समझिए कि ट्रायल बैलेंस के नीचे क्यों आते हैं और ट्रायल बैलेंस के नीचे क्यों नहीं आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन खातों के शेष निकालने के बाद किया जाता है। इसीलिए खातों के शेष निकालने के समय प्रायः क्लोजिंग स्टॉक विद्यमान नहीं होता है, तब इसकी क्रिया हम अलग से करते हैं। इसीलिए अगर इस क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन खातों के शेष निकालने के पहले ही कर लेते तो यह क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा तलपट में ही चला आता, तलपट के नीचे आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो सवाल है, क्लोजिंग स्टॉक को अगर तलपट में लाना है तो उसके लिए भी आपको कुछ करना होगा। दैट मीन्स एक स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। स्टॉक अकाउंट्स में क्या क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं एक तरफ स्टॉक ओपनिंग पहले दे देते हैं, इसमें ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। इसके बाद टू परचेज लिख देते हैं। इसके बाद बाय परचेज रिटर्न लिख देते हैं। इसके बाद बाय सेल्स लिख देते हैं। इसके बाद बाय टू सेल्स रिटर्न लिख देते हैं। सेल्स रिटर्न लिख देते हैं। इस प्रकार इस खाते को जोड़ा जाता है। दैट मीन्स आप उपरोक्त ओपनिंग स्टॉक ले लिया जाता है। इसके बाद जितने भी आप परचेज अकाउंट बनाए हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाए हैं, सेल्स अकाउंट बनाए हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाए हैं, ये सब के शेष को ट्रांसफर इनटू दिस अकाउंट अगर इस अकाउंट में करते हैं तो आपको यहाँ पर एक बैलेंस बीडी के रूप में प्राप्त होगा और यही बैलेंस बीडी आपके तलपट में एज ए क्लोजिंग स्टॉक के रूप में लिखा जाएगा। तो तलपट में आने और ना आने के पीछे की कहानी यही होता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन प्राय सभी प्रकार के खातों की शेष
निकालने के समय ही कर लिया जाए तो वह भी तलपट का ही एक अंग हो जाता है। उसे तलपट के नीचे लाने की आवश्यकता नहीं होती। तलपट के नीचे कब आता है? जब हम पूरे खाते के शेष को निकाल कर उसे तलपट में लिख देते हैं, फिर भी हमने अभी तक क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया। इसका मतलब है कि तलपट बना लेने के बाद हम क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं, तब वह तो तलपट के नीचे ही आवेगा, वह तलपट के बाहर ही आवेगा। तो तलपट के अंदर लेने के लिए आपको यह क्रिया करने से गुजरना होगा, तब आप तलपट में लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तब क्लोजिंग स्टॉक का एक ही इम्पैक्ट होता है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक तलपट में आएगा तो यह हमेशा डेबिट की ओर आता है और इसे सिर्फ एसेट्स के तरफ लिखा जाता है। मीन्स इसका कोई दूसरा प्रभाव नहीं दिया जाता। फिर हम कहते हैं कि विदाउट एडजस्टमेंट। कहाँ ये विदाउट एडजस्टमेंट है? इसमें भी एडजस्टमेंट है। भले एक एडजस्टमेंट है, लेकिन एडजस्टमेंट तो इसमें भी है। तलपट के बाहर क्लोजिंग स्टॉक का होना, दैट इज ए काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। ये भी एक प्रकार का समायोजना भी है। तो हम इसको विदाउट एडजस्टमेंट कैसे कह सकते हैं? जब एक सिंगल एडजस्टमेंट भी आपके तलपट में है, तब तो वह विथ एडजस्टमेंट ही करना चाहिए। तो एडजस्टमेंट गिनने से नहीं होता है कि हम आपको 10 एडजस्टमेंट आज बता रहे हैं, 15 एडजस्टमेंट बना रहे हैं। एडजस्टमेंट, सो मेनी काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट, दैट मीन्स यह 100 में हो सकते हैं। तो 100 के एडजस्टमेंट को हम फाइनल अकाउंट में कैसे सीखें, यह काफी होना चाहिए। उसे रटना नहीं चाहिए। रटने के पैटर्न पर किताब में यह कुछ 5-10 इत्यादि दे दिए रहते हैं, जिसका रात दिन बच्चे जोड़ घटाव करते रहते हैं, मतलब कुछ नहीं समझते हैं कि हम फाइनल अकाउंट तलपट से जब बना रहे हैं तो हम कर क्या रहे। अर्थात अब आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जब तलपट आप बना लेते हैं और तलपट से जब फाइनल अकाउंट की ओर बढ़ते हैं, तो तलपट के जितने भी आइटम हैं वो सब का एक क्लोजिंग एंट्री बनाया जाता है, तभी आप तलपट से फाइनल अकाउंट में पहुंचते हैं। लेकिन होता क्या, विद्यार्थी सीधे तलपट से फाइनल अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज करके पहुंच जाता है, जबकि यहाँ पर पहुंचने के लिए एक क्लोजिंग एंट्री की आवश्यकता होती है। अर्थात क्लोजिंग एंट्री ने ओपनिंग एंट्री। जब किसी वार्षिक वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, तो हर एक खाते के शेष को क्लोज कर दिया जाता है। दैट मीन्स दे हैव नो ओपनिंग। अब वह खुला हुआ नहीं है, बंद हो गया, अब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगला साल फिर अगले तरीके से काम शुरू करेंगे, और जब अगले तरीके से काम शुरू करेंगे तो यह बैलेंस शीट से फिर बनता है ओपनिंग एंट्री। यह क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज के फंडा को समझिए, तभी आप तलपट और फाइनल अकाउंट को समझते हैं, अन्यथा बिल्कुल यू आर जीरो। दैट मीन्स अगर हाई लेवल की बात अगर हम करना चाहते हैं, एक भी प्रश्न का जवाब अगर नहीं देते हैं, दैट मीन्स योर नॉलेज विल बी जीरो। आपका ज्ञान बिल्कुल ही शून्य होगा। इसीलिए ज्ञान हमेशा पूर्ण रूपेण संपूर्ण रूप में प्राप्त करना चाहिए और खुद खोज करते रहना चाहिए कि हम ऐसा काम क्यों करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब तक यह क्लोजिंग एंट्री नहीं बनाइएगा, तब तक आप फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग नहीं कर सकते। हम किसी भी जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग करते हैं, अर्थात सीधे उठाकर खींच नहीं लेते। सीधे उठाकर खींचने का मतलब वही, सबसे पहले जी ओपनिंग स्टॉक लिखो, फिर परचेज लिखो, परचेज रिटर्न घटा दो, क्यों लिखे नहीं लिखे, क्यों लिखना पड़ता है, इत्यादि बातों का ज्ञान हासिल करना चाहिए। दैट मीन्स एक पहले क्लोजिंग एंट्री बनाया जाता है,
वह क्लोजिंग एंट्री कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट दियर टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू बेसिस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इतना में तो आप समझ गए होंगे। जब तक यह एंट्री आपके पास नहीं होगा तो ये सारे आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कैसे पहुंचेंगे। अर्थात ये जब तलपट में था तो परचेज जो है डीआर का बोध करा रहा, अर्थात इसको जब हमें क्लोज करना होगा तो स्वाभाविक रूप से इतने अमाउंट को शेयर करना होगा, तभी यह खाते आपस में क्लोज हो जाएंगे, वरना यह खाता तो रात दिन खुला हुआ रह जाएगा। जबकि हमको हर एक खाते को वर्ष के अंत में क्लोज करना पड़ता है, और क्लोज करने के लिए यह क्लोजिंग एंट्री बनाना पड़ता है। जब फाइनल अकाउंट बना लेंगे तब ओपनिंग एंट्री की बात आएगी। तो ओपनिंग एंट्री कैसे बनाया जाता है, दैट मीन्स ओपनिंग एंट्री से प्रायः किसी अगले वर्ष के लेन देन का शुरुआत किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। अभी हम सिर्फ क्लोजिंग एंट्री की बात कर रहे हैं। इसके क्रेडिट में लिखने के लिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा सेल्स अकाउंट दिया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर तलपट में आ गया तब तो कोई बात नहीं है, अन्यथा क्लोजिंग स्टॉक दिया, परचेज रिटर्न दिया। जब यहाँ परचेज रिटर्न होता है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ सेल्स रिटर्न की बात हम कर सकते हैं, दिया टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस प्रकार के रोजनामचे से ही प्रायः ट्रेडिंग के क्रेडिट में ये सब आइटम पहुंचते हैं, और आप क्या करते हैं, सीधे ही पहुंचा देते हैं। आपको इस चीज का कोई ज्ञान नहीं है। दैट मीन्स फिर एक बात करते हैं, सैलरी, सैलरी हमेशा डेबिट का बोध कराता है, ये बातें तो आप जानते ही हैं। अर्थात जब सैलरी डेबिट का बोध कराता है तो यह क्लोज होगा, दैट मीन्स इसको क्रेडिट करके, अन्यथा वह खुला का खुला हुआ रह जाएगा। आप कर क्या रहे हैं, बना तो रहे हैं, आंसर भी प्राप्त कर रहे हैं, नंबर भी आपको आ जाएंगे, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से आएगा जिस ज्ञान की आवश्यकता आपको है। अर्थात तब यहाँ पर इसको क्लोज करने के लिए बनाया जाता है। देखिए पीएल अकाउंट दिया टू सैलरी अकाउंट, दैट मींस सैलरी को यहाँ क्रेडिट कर दिए, दैट विल बी ट्रांसफर टू द पीएल अकाउंट, और यह पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होके सैलरी अकाउंट भी ऑलरेडी क्लोज कर दिया जाता है। न केवल सैलरी बल्कि ऐसे सैकड़ों आइटम जो पीएल के डेबिट में लिखे जाते हैं, इसी एक आइटम से ही आप समझ सकते हैं। इसके लिए 100 आइटम लिखकर मैं अपना वक्त और बच्चों का वक्त बर्बाद नहीं करता। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में पहुंचने के लिए ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम का एक क्लोजिंग एंट्री बनाया जाता है, तभी हम फाइनल अकाउंट में प्रवेश करते हैं। अन्यथा यह प्रवेश करने का तरीका कि भैया सबसे पहले लिख लो टू ओपनिंग स्टॉक, भैया दूसरा लिख लो परचेज, उसमें लेस रिटर्न, ये पहुंचने का तरीका सही नहीं है। इसलिए समझकर पहुंचना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वे क्लोजिंग एंट्री के द्वारा तलपट के आइटम को फाइनल अकाउंट में ला रहे हैं। तो चर्चा क्या हुआ, विदाउट एडजस्टमेंट, अर्थात यहाँ भी तो एक एडजस्टमेंट है, किसको कैसे कहें कि विदाउट एडजस्टमेंट है। जब एक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहता है, अब आइए टू इम्पैक्ट। जब हम कोई खाता बनाते हैं, सपोज दैट ये सेल्स अकाउंट, इसके डेबिट में क्रेडिट में बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन जब भी इसको बैलेंस निकालिएगा, जब भी इसका बैलेंस निकालिएगा तो बीडी आपको सीआर में प्राप्त होगा।
निश्चित कभी डीआर में प्राप्त नहीं होता है। यहां पर क्या हुआ? दैट मीन्स टू एस्पेक्ट, one is debit, other is credit, but one impact। जब हम खाते के द्वारा जाते हैं तो टू एस्पेक्ट को प्राय खाते में मेंशन करते हैं और एक इम्पैक्ट हमको प्राप्त होता है। हर एक डेबिट और क्रेडिट जितने भी खाते होते हैं उसका एक बैलेंस बीडी होता है। दैट मीन्स ऑल द अकाउंट्स हैव ए वन इम्पैक्ट। हर खाते का एक प्रभाव होता है। इट कम्स फ्रॉम टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेन देन के दो पहलू के लिखने के पश्चात हमको वन एस्पेक्ट प्राप्त होते हैं और यही वन एस्पेक्ट ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम लिखे हुए हैं उसको फाइनल अकाउंट बनाने में एक बार ही प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स कहीं भी लिखना हो एक बार लिखेंगे, क्योंकि यह टू एस्पेक्ट का वन इम्पैक्ट है। अगर वन इम्पैक्ट आप लिख दिए इसका मतलब दो एस्पेक्ट का काम आप कर रहे हैं। इसको अंतर मन से समझिए, बाहर मन से समझने में कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। अब आइए एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट अभी इसका कुछ भी नहीं किया गया। अगर इसका कुछ कर दिया जाता है, जैसे आउटस्टैंडिंग पहला हमने लिखा का है, आप नहीं बनाते। सैलरी अकाउंट दिया, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट नहीं बनाते हैं? बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अगर सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कर दिए और तलपट बनाने के पहले किए तो आपके दो खाते पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड सैलरी अकाउंट। सैलरी में टू, आउटस्टैंडिंग लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग में बाई, सैलरी लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि सैलरी पर आउटस्टैंडिंग का इम्पैक्ट हो चुका है और एक खाते का शेष आपको बाहर चले आवेगा, अर्थात जो शेष बाहर आवेगा वो शेष भी प्राय तलपट में दिया हुआ रहता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा लायबिलिटीज की तरफ रहता है, क्योंकि इसका सीडी इधर होता है तो बीडी इधर होता है। तत्पश्चात अब सैलरी में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब हम खाते के शेष को निकालने के पहले कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी का काम कर दिए हैं तो उसका एक ही इम्पैक्ट बाहर जाएगा। सेल्स ऑलरेडी उसमें समायोजित हो चुका है आउटस्टैंडिंग का, और आउटस्टैंडिंग का एक इम्पैक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। ये फंडा है खाते से तलपट बनाने का। तब हम क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि हम चाहें तो विदाउट ए सिंगल एडजस्टमेंट हम फाइनल अकाउंट तलपट में वो तलपट तैयार कर सकते हैं जिससे सीधे फाइनल अकाउंट बनाए जा सकते हैं। विदाउट एडजस्टमेंट या विथ एडजस्टमेंट ये कोई कहानी नहीं। दैट मीन्स अगर ये सारे एडजस्टमेंट तलपट में कोई आइटम आने के पहले ही कर दिए जाते तो यह एडजस्टमेंट की लाइन यहां लगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये सारे तलपट में आ चुके होते हैं। चूंकि हमने खातों के शेष को निकालकर तलपट बना लिया है, उसके बाद ये सारी बातों का पता चले तब यह तलपट के नीचे आवेगा और कहलाएगा दैट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट। जब इस फाइनल अकाउंट में इसका प्रभाव देते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शंस का दो प्रभाव होता है। तलपट में एक इम्पैक्ट आया क्योंकि दो ट्रांजैक्शन दो पहलू से एक इम्पैक्ट निकलकर तलपट में आ गया।
लेकिन ये सब एडजस्टमेंट जो होते हैं आप एकदम ध्यान रखिए, बदगलाइए मत। ये सब होते हैं छूटे हुए लेखे, मीन्स कोई लेखा जो प्राय खातों में लिखना छूट गया, अगर खातों में लिखना नहीं छूटता तो वह ट्रायल बैलेंस का हिस्सा होता, छूट गया, इसीलिए वो तलपट के नीचे एज एन एडजस्टमेंट बनकर आया है। और जब भी हम इसका फाइनल अकाउंट में लेखा करेंगे तो हमेशा हर एक एडजस्टमेंट, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इसमें कहीं कुछ नहीं, इसका हमेशा दो इम्पैक्ट आपको देना होगा, दो प्रभाव देना होगा। अगर एक प्रभाव डीआर की ओर तो दूसरा प्रभाव सीआर की ओर, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी कठिन एडजस्टमेंट को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, तब आपको यह अर्थ निकालना चाहिए कि क्या मैंने एडजस्टमेंट एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में किया कि नहीं किया। इस बात का विमोचन कर लेना चाहिए, अवलोकन कर लेना चाहिए, परीक्षण कर लेना चाहिए, अन्यथा आपके पूरे फाइनल अकाउंट किसी एक छोटी सी भूल के कारण गलत हो सकता है। तो कोई एडजस्टमेंट है तलपट के नीचे, इसका फंडा बिल्कुल आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमने क्या समझाया कि विदाउट एनी एडजस्टमेंट भी ट्रायल बैलेंस हो सकते हैं। दैट मीन्स जब ये सारे खातों के शेष निकालने के पहले ही इसका काम कर दिया जाता, तब कोई भी एडजस्टमेंट नीचे नहीं आता, चाहे वह क्लोजिंग स्टॉक हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो। हमने खातों का शेष निकाल लिया, तब पता चला कि ये सब लिखना अभी बाकी है, इसीलिए लिखना बाकी है। दैट मीन्स छूटे हुए लेखे को ही एडजस्टमेंट कहते हैं, और इसे फाइनल अकाउंट बनाकर सही सही एडजस्ट करने को ही एडजस्टमेंट कहते हैं। क्या एडजस्ट करते हैं? हमेशा ध्यान रखना है कि इसका हमेशा दो प्रभाव जाएगा, एक डेबिट की ओर, एक क्रेडिट की ओर। और डेबिट और क्रेडिट की ओर लाने में प्राय अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। पूरा फाइनल अकाउंट आप बना ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हिसाब बनाकर बच्चों को बताना, ये बच्चों को गुमराह करना है, बच्चों के समय को बर्बाद करना है। और शिक्षक अपना समय इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा उनको अतिरिक्त बातों का ज्ञान भी नहीं होता। अगर होता तो कोई अपने ज्ञान को सीने में दबा कर रखना नहीं चाहता, अर्थात वह ज्ञान बच्चों को भरपूर रूप से देना चाहता है। लेकिन एक परंपरा चली आ रही है, और वही परंपरा आज तक चलते आ रहा है कि ट्यूशन पढ़कर प्राय टीचर बनते हैं, तो जैसे पढ़ते हैं वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं कभी किताब का अवलोकन ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। हमारा ज्ञान थोड़ा सा अधजल गगरी छलकत जाय के रूप में रह जाता है। अर्थात एक भी उत्तर आपके द्वारा अकाउंटेंसी का न दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि आपको अकाउंटेंसी का पूरा ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारे एंट्रीज होते हैं। दैट मीन्स अभी हम दो एंट्री की बात की। क्लोजिंग एंट्री मीन्स तलपट से फाइनल अकाउंट बनाने में तलपट के हर एक आइटम का एक क्लोजिंग एंट्री तैयार किया जाता है, और जब ये फाइनल अकाउंट बन जाता है और नेक्स्ट ईयर में प्रवेश करते हैं, तब बैलेंस शीट से ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से कोई काम नहीं है। सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम को लेकर ओपनिंग एंट्रीज बनाया जाता है, ताकि वह सारे बैलेंस पुनः खाता बनाने के प्रारंभ में एज ए ओपनिंग के रूप में पुटअप हो जाए। ओपनिंग एंट्रीज बनाने का यही मकसद होता है कि किसी भी खाता को खोलने के पहले उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रखा जाता है, तत्पश्चात साल भर के लेन देन को डेबिट और क्रेडिट करते हैं, फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अर्थात ये प्रक्रिया व्यापार के जीवन काल में चलता रहता है। तो
तो बच्चों आज तक समझ गए कि विदाउट एडजस्टमेंट अगर जिस तलपट को हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब तलपट में सभी प्रकार के समायोजन किए जा चुके हैं। नो एनी वन लेफ्ट, दैट मीन्स कोई छूटा नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मैं पुनः आपको ये सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा और एक क्लास में मात्र एक वीडियो में आपको पूरा फाइनल अकाउंट बना देने की, बता देने की गारंटी 100% नहीं 101% देता हूं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, हिसाब रटाते नहीं हैं। तो बच्चों अगर यह बढ़िया लगता हो, समझ में आता हो, बहुत सी बातें होती हैं हम समझा रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहे हैं, फिर भी बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, एक अलग बात है। अगर आप समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आज कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच सके। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लगना है। इसलिए हम शिक्षक बार बार कहेंगे कि आप हमारी मेहनत के रूप में जो फीस देना है उसे लाइक और सब्सक्राइब से देते जाइए। आपका भी मन खुश रहेगा और मेरा भी मन खुश रहेगा। अर्थात धन्यवाद।